हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग बताएंगे पढ़ाई कैसे चल रही है। अब हम आप आज से कुछ दूसरा विषय शुरू किए हैं, प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास में जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे RT 2009 राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और मैकाले की शिक्षा पढ़ लिए हैं, वुड का घोषणा पत्र भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग आप लोग सुने होंगे। हंटर आयोग 1882 और 83। ठीक है, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। ठीक है, हंटर आयोग है क्या? हंटर आयोग कैसे बना, कैसे गठित हुआ, इसमें क्या क्या सिफारिशें रखी गई हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो समय ना लेते हुए हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना बनने पाए, समझ में भी आ जाए आपको। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप ठीक है सीखें। तो ध्यान दीजिए बेटा, जो इस भारतीय शिक्षा आयोग है इसे हंटर आयोग से नाम से जाना जाता है। कभी कभी यही पूछ लेगा भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो हंटर आयोग या हंटर कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। ध्यान दीजिए बेटा, जब 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, आदेश पत्र आया, तो उस पत्र में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, मतलब वुड महोदय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में, जब वहाँ की पार्लियामेंट द्वारा याद किया गया कि भाई हमारे शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो परिवर्तन करने के जब ऑप्शन रखा गया पार्लियामेंट द्वारा, तो उस समय जो है वुड महोदय वहाँ के क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। ठीक है, तो वो कार्यभार इनके ऊपर डाल दिया गया। तो संचालक ने जो अपनी अपनी सिफारिशें रखी, तो वुड ने सबको सम्मिलित करते हुए अपना एक आदेश पत्र जारी कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया, काफ़ी परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो वही बता रहा है कि 1854 के वुड के आदेश पत्र से 1854 के वुड के आदेश पत्र से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, इस आदेश पत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण शुरू किया गया। शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा, समझिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का आशय होता है शिक्षा को जन साधारण से जोड़ना, ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है। मतलब जन जन शिक्षा, घर घर शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, मतलब जितने भी मतलब हमारे इस भारत में, हिंदुस्तान में जनता है, हर किसी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की, ग्रहण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कि इस शिक्षा का सार्वभौमिकरण बताया गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ परिवर्तन है, परंतु 1857 के बाद 1857 की जो क्रांति आई थी, इस क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। लेकिन जब इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किया शिक्षा के क्षेत्र में वुड महोदय ने, उसके बाद 1857 की क्रांति के द्वारा 1857 की जो क्रांति आई, उस क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया या बाधा पड़ गई, कोई भी समस्या आ गई। ठीक है, अवरुद्ध हो गया। सन 1858 में, ध्यान दीजिएगा, कब बेटा? सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके, कब? 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत देश में लॉर्ड रिपन को 1880 में गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ बेटा? लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए, मतलब लॉर्ड रिपन महोदय ने क्या किया, जब उनके हाथ में पावर आई, अजय अपने देश के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, गवर्नर जनरल बने, तो हमारी अपनी भारत देश की शिक्षा के सुधार के लिए, समस्याओं का समाधान के लिए और जन शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्या किए?
प्रसार करने के लिए 1882 में, कब बेटा, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई है, 1882 में हुई है। ठीक है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की। तो भारतीय शिक्षा कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने किया है, लॉर्ड रिपन ने किया है। ठीक है, लेकिन ये माना किसके जाता, उसके बाद क्या हुआ, इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। अब आपसे पूछेगा कि इसकी नियुक्ति किसने किया है, तो लॉर्ड रिपन ने किया है, लेकिन भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से, अतः इनके नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया। तो इस तरह से हंटर आयोग बना, हंटर आयोग कमीशन बना। ठीक है, समझ में आया, हंटर कमीशन बना, जिससे आज हंटर कमीशन जो है बहुत ही विख्यात है, बहुत ही अच्छे नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में बातें जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि हंटर आयोग में कौन कौन सी शिक्षा की सिफारिशें की गई हैं। ठीक है, चलिए इधर देखेंगे, आयोग के सुझाव व सिफारिशें। हंटर आयोग के सुझाव या सिफारिशें, हंटर आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए हैं या कौन कौन सी सिफारिशें की हैं, इसको जान लेते हैं। पहला है, प्रारंभिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार। इन्होंने सबसे पहले सिफारिश किया कि प्रारंभिक शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना, विस्तार करना। ठीक है, मतलब हमारी जनता में, जो हमारे जनसाधारण लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी ऐसा लोग ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा से वंचित रह जाए। हर किसी को एक साथ जोड़कर सामूहिक शिक्षा के रूप में सभी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। घर घर में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। पहला उद्देश्य उन्होंने ये बताया। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा बताया इन्होंने आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाया। मतलब ये भी इन्होंने कहा कि जो SC ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, घूमते टहलते रहते वाले लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इनके लिए विशेष कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। इनको शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वरीयता भी दी गई। ठीक है, जिससे ये भी लोग पढ़ने के लिए उत्सुक हों और हर किसी को शिक्षा ग्रहण हो सके, हर कोई शिक्षा के लिए अपना समय का योगदान दे सके और उसके अंदर साक्षरता आ सके। ठीक है, तो इसलिए ये आदिवासी और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए ठोस कदम उठाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस सुझाव में उठाया गया, हंटर आयोग के सुझाव में उठाया गया। ठोस कदम किसके लिए, आदिवासी जनजातियों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा के प्रति। ठीक है, अगला है तीसरा पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। ठीक है, ये भी बात की गई, प्राथमिक शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाए, व्यावहारिक बनाया जाए। मतलब ये भी बात की गई कि प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यावहारिक होनी चाहिए। मतलब व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि बालक को ऐसी शिक्षा ग्रहण कराई जाए जिसके लिए बालक प्रेरित है, जिसमें बालक की रुचि है, जिसमें बालक की क्षमता है, जिसमें बालक की योग्यता है, उनके लिए उस शिक्षा ग्रहण, उस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। इसलिए तभी तो शिक्षा व्यवहारिक हो पाएगी। भाई अब शिक्षा बालक जो है BSc करना नहीं चाहता, BSc कराएंगे तो शिक्षा उसके लिए व्यवहारिक होगी, बिल्कुल नहीं। जिससे वो लायक हो, जिसमें उसकी रुचि हो, उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी शिक्षा कैसी होगी बेटा, व्यवहारिक हो सकती है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट है सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त करे, है ना, प्रदान करे। ये भी बताया गया जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक जितने भी विद्यालय जिस क्षेत्र में खुले हुए हैं, उस क्षेत्र में सरकार को ये पूर्ण रूप से अधिकार है, ये पूर्ण रूप से उनका कर्तव्य है कि उन विद्यालयों को संरक्षण दे, सुझाव दे, डायरेक्शन दे, और जिससे वो भी विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी नियमित रूप से क्वेश्चन पढ़ाई हो सके, वहाँ पर व्यवस्थाएं करें, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बुक की व्यवस्था आदि सब, है ना, आने जाने की व्यवस्था, जो है स्कूल में बैठने उठने की सब पूरी व्यवस्था, संरक्षण का मतलब सारी व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, अगला है पांचवा,
प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन व संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी बात इसमें कही गई है कि जो प्राथमिक शिक्षा है इस पर प्रशासन लागू करना और इस पर इसको सामान्य रूप से संचालित करने का जो प्रभार है, उत्तरदायित्व, क्योंकि सरकार हर किसी को नहीं चला सकती, वो किसी न किसी को कार्य को सौंप दे तो कार्य बेहतर तरीके से चलेगा। अगर सोचो को अपने आप सब काम करे तो संभव नहीं, केवल नियम कानून बनाए बस सरकार। ठीक है, तो जिला परिषद को, नगर पालिका आदि स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि हर कोई, है ना, NPRT जो होती है, जिससे कि हर कोई जो है अपने इस कर्तव्य को, अपने इस भार को संभाल सके और अच्छे वातावरण दे सके इस विद्यालय में। ठीक है, अगला बताया गया, स्थानीय निकायों द्वारा अस्थायी या पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। और जो अस्थायी निकाय हैं जिनको मतलब पूरा संचालन के लिए, प्रशासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, उन निकायों को चाहिए कि अस्थायी रूप से फंड बनाए, पृथक कोष का निर्माण करें। ठीक है, जिससे इस कोष का निर्माण अलग अलग नगर के लिए अलग अलग, गांव के लिए अलग अलग फंड का निर्माण करें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर अगर स्कूल में रिपेयर कराना, मरम्मत कराना, सड़क बनवाना, इसका निर्माण विकास कार्य हो सके। ठीक है, लेकिन ध्यान दें दोनों का अलग अलग, नगरीय क्षेत्र के लिए अलग, गांव के क्षेत्र के लिए अलग होना चाहिए, जिससे गांव में खर्च किए जाने वाले व्ययों को नगर में खर्च ना किया जाए। ठीक है, इसलिए बताया गया गाँव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में ना किया जाए। ठीक है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 7वां पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उपयोगी विषयों जैसे, मतलब पाठ्यक्रम की जो बात हंटर आयोग में की गई है, जैसे उपयोगी विषय में जैसे चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, बही खाता, क्षेत्रमिति, गणित आदि सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन्होंने हंटर आयोग में कुछ विशेष विषयों को जोड़ रखे हैं, ऐसे विषयों को कहीं न कहीं जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, 8वां है संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उससे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण देश में अलग अलग पाठ्यक्रम ना हो, एक ही पाठ्यक्रम हो, बस पाठ्यक्रम वो हो जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो, जहाँ उस विषय की आवश्यकता हो वही पाठ्यक्रम होने चाहिए, अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा बेटा आज हंटर आयोग पढ़ लीजिएगा, इस यही कुछ पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, विधिवत से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई समस्या होती जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हंटर आयोग भी समझ में आ गया, सिफारिशें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कल हम लोग कोठारी आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते जाइए, समय बहुत कम है, 5 तारीख से एग्ज़ाम होना है, 100% होना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।